ओके, सो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट इकोनॉमिक कंडीशंस, कितने पॉसिबल इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप डीप इकोनॉमिक्स में आप जाओगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें और मिलेंगी, बट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये पांच चीज़ें फिलहाल सफिशिएंट है। आगे कुछ और टर्म आएगा तो विल डिस्कस। एक होता है स्लो डाउन, फिर दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन, देन वी हैव रिसेशन, डिप्रेशन एंड मेल्ट डाउन। स्लो डाउन में जब चीजें कंसिस्टेंटली डिक्रीज करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन में कोई भी एक क्वार्टर में आपका निगेटिव में चला जाता है, रिसेशन में दो क्वार्टर्स में कंटिन्यूअसली अगर निगेटिव रहते हैं, और डिप्रेशन में रिसेशन प्लस डिफ्लेशन का कॉम्बो को डिप्रेशन बोला जाता है, और सडन क्रैश अगर कर जाता है तो दैट इज कॉल्ड अ मेल्ट डाउन। नेक्स्ट पुट द सब हेडिंग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, उसके दो सब ब्रांचेस बनाइए, दो ट्रीज बनाइए, मतलब दो ब्रांचेस बनाइए, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के दो ब्रांचेस बनाइए। मेक टू ब्रांचेस ऑफ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। मोइज प्लीज कम ऑन कैमरा। लेफ्ट साइड लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज, ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। एंड राइट साइड में लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, on the basis of change in general price level. And second type of inflation is classified on basis of cause of inflation. On basis of change in general price level, उसके अंदर लिखिए नंबर वन, creeping inflation। creeping inflation, creeping, CREEPING, creeping inflation, ब्रैकेट में लिखिए थ्री अप टू 3% पर एनम। अप टू 3% पर एनम। अप टू 3% पर एनम। नंबर टू, वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग स्लैश मॉडरेट स्लैश थ्रॉटलिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग स्लैश मॉडरेट स्लैश थ्रॉटलिंग इन्फ्लेशन, ब्रैकेट में लिखिए 4 to 5%। 4 to 5%। अगर प्राइस लेवल अप टू 3% पर एनम फ्लक्चुएट कर दे, ये आपका इंक्रीज करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीप समझते हो ना? वी क्रीप, धीरे धीरे रेंगना जिसको, टाइप क्रीपिंग। वॉकिंग, मॉडरेट और थ्रॉटलिंग इन्फ्लेशन अगर प्राइस लेवल आपका 4 to 5% फ्लक्चुएट करता है। नंबर थ्री, रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन, ब्रैकेट में लिखिए 9%। प्राइस लेवल अगर आपका 9% चेंज करता है अराउंड, तो उसको रनिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है पता है? फ्लाइंग। गैलोपिंग। गैलोपिंग इन्फ्लेशन। नंबर फोर, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ब्रैकेट में लिखिए डबल और ट्रिपल डिजिट्स। डबल और ट्रिपल डिजिट्स, मतलब डबल डिजिट्स में अगर आपका चेंज करने लगता है, ट्रिपल डिजिट्स में आपका चेंज करने लगता है, तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसके बाद नंबर फाइव, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, ब्रैकेट में लिखिए ग्रेटर देन 1000%। ग्रेटर देन 1000%, 1000, ग्रेटर देन 1000%। और हाइपर इन्फ्लेशन में ही आप जो होता ना कि लाइन दे करके दो ब्रांचेस आप बना दो, वर्टिकल लाइन दीजिए, दो हॉरिजॉन्टल लाइन उसका बना दीजिए, मेक वन वर्टिकल लाइन, और फिर उसके दो हॉरिजॉन्टल लाइन बना दीजिए।
पहला वाला ऊपर वाले में लिखे ओवरनाइट प्राइस इंक्रीज। ओवरनाइट प्राइस एरो दे दीजिए ऊपर, मतलब इंक्रीज, ओवरनाइट प्राइस इंक्रीज। और उसके सर नीचे लिखो करेंसी फेथ सर डिक्रीज। किस पे लिखना है? हाइपर इन्फ्लेशन है ना, हाइपर यस। इन्फ्लेशन में वर्टिकल लाइन दीजिए। उसके बाद उसी वर्टिकल लाइन के दो हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचिए। ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें लिखिए ओवरनाइट प्राइस, एरो दे करके लिखिए इंक्रीज, मतलब ऊपर, ओवरनाइट प्राइस इंक्रीज। और फिर लिखिए करेंसी फेथ डिक्रीज, करेंसी फेथ डिक्रीज। ये कहने का दूसरा ये है कि सर मतलब, ओवरनाइट प्राइस इंक्रीज के साथ एसोसिएटेड है। ओवरनाइट प्राइस, हाँ मतलब हाइपर इन्फ्लेशन का ही है। उसमें हाइपर इन्फ्लेशन में होता क्या है कि आपका रातों रात ओवरनाइट प्राइस इंक्रीज कर जाती है और पब्लिक का करेंसी के ऊपर से फेथ सडनली गिर जाता है, तो करेंसी फेथ डिक्रीजेस। तो हाइपर इन्फ्लेशन में दो चीजें आती हैं, और ओवरनाइट उसके प्राइस फीचर इंक्रीज। सही है हाइपर इन्फ्लेशन के। हाँ, हाइपर इन्फ्लेशन के फीचर सही है। तो ओवरनाइट प्राइस इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा वाला जो एरो है उसमें क्या लिखे हो, करेंसी फेथ डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, ओके। अब लेट मी शो यू समथिंग। ये देखिए आप। सर वो सब पहले के जब 5 पॉइंट्स थे दैट कम्स अंडर ऑन बेसिस ऑफ चेंज इन जनरल प्राइस लेवल। यस, स्क्रीन देखो। ये पढ़ रहे हो, ये पढ़िए क्या लिखा है। क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, पढ़िए इसको। तृप्ति रीड कीजिए यहाँ से। Hungary experienced the most extreme hyperinflation in history 1946, reaching a monthly rate of 41.9 quadrillion percent. In July 1946, this incredibly high rate of inflation caused prices to double every 15 hours and made the Hungarian pengo nearly worthless. ओके, पेंगो क्या है? उनका करेंसी का नेम। करेंसी और हंगरी के करेंसी। पास। हर करेंसी। 15 घंटा पे उसका प्राइस कितना परसेंट मतलब इंक्रीज किया। तो मान लो इतना जो हो जाएगा तो क्या ही हो जाएगा उसमें, मतलब कोई यूजलेस हो जाएगी करेंसी, कोई सेंस नहीं बनेगा उस चीज का। ठीक है, तो एक आपने हंगरी का एग्जांपल देखा जो कि 1946 में, तो लिख लीजिए वहां पे एग्जांपल्स। 1946 हंगरी, 1946 हंगरी। पर सर ये होता क्यों है? करेंगे करेंगे, उसके कॉजेज है।
चलो गौतम पढ़िए यहाँ से। हाइपर इन्फ्लेशन इन जिम्बाब्वे से लेकर 2008 लास्ट तक पढ़ो। Hyperinflation in Zimbabwe dramatically escalated between 2004 and 2008, culminating in a peak in November 2008. In its most extreme phase, prices were doubling approximately every 24 hours because the government stopped releasing official statistics in 2007. Estimates from International Monetary Fund, IMF, and independent economists must be used to track the later rates. Based on data from WIPI and IMF, Zimbabwe's hyperinflation accelerated as follows: 2004 133%, 2005 586%, 2006 1281%, 2007 at least 66212%. The IMF placed the annual average inflation for 2007 at 10,452%, though unofficial estimates indicated a much higher rate. 2008 reached astronomical levels, with estimates for the peak annual rate in November 2008 reaching 89.7 sextillion% or 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 20. 8.97 and 10 to the 22. कैन यू सी दैट, मतलब वो चीज में ऐसा भी हुआ है केसेस में। तो नेक्स्ट एग्जांपल आप लिखिए 2004 हाइफन 2008 के बीच में जिम्बाब्वे। दिस इज अनदर केस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। 2004 हाइफन 2008 टू द ईयर 2009 जिम्बाब्वे। इसके बाद भी एक और जादू देखो। हाल का ही दिखाते हैं। चलिए आशीष पढ़िए इसको Venezuela यहाँ से। peak hyperinflation reached an astonishing 10 million% in 2018, a figure that defined the most severe period of price increases. While no longer official in a state of hyperinflation, the country continues to experience high inflation, with the rate in 2021 still reaching a significant 1590%. Hyperinflation is defined as a monthly price increases exceeding 50%, and Venezuela experienced these conditions for over 4 years before a more significant decline in rates began. तो देखो मतलब सर मेरे 2018 पास में भी जो 2018 मैंने में उसमें लिखा हुआ है, एक लाइन देखिए, मेरे पास मैंने जो नोट्स बनाए थे उसमें हाइपर इन्फ्लेशन ग्रेटर देन 50% लिखा हुआ है, पर आपको मैंने लाइव एग्जांपल्स दिया है। इट्स मोर देन दैट मतलब। तो ये वेनेजुएला 2018 में अराउंड 10 मिलियन परसेंट तक इंक्रीज किया हुआ है। सो दीज आर द रियल स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स। जो तीन ये मेजर हुए हैं 2018 में, 2004 9 में और 1946 में। हंगरी का एग्जाम्पल है, जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल है, वेनेजुएला काफी क्लासिक एग्जाम्पल है। तो जब कभी भी इकोनॉमिक रिलेटेड चीजें आए तो याद रखिए चीजों का। या जब अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों होता है कैसे होता है, तो जब अपने पॉइंट्स को आप जस्टिफाई करोगे ना, तो ये सब स्टैटिस्टिक्स बोलने में चेपो, लिखने में चेपो, ये सब चीज कॉमन है और यूनिक है, ये चीज इंटरेस्टिंग भी है। जब आप टॉक देते हो या कुछ भी देते हो तो ये सब एग्जांपल्स आप दे सकते हो। ठीक। ओके। अब नेक्स्ट जो है वो लिखिए ऑन द बेस, क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। ये अभी पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, फिर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन उसमें लिखिए नंबर 1 डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पुल खींचने वाला सर। हाँ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ब्रैकेट में लिखिए कंज्यूमर्स क्रिएट इन्फ्लेशन। डिमांड पुल, तो डिमांड को कौन पुल कर सकता है? कंज्यूमर डिमांड करेगा तभी तो। कंज्यूमर्स क्रिएट इन्फ्लेशन। नंबर 2 लिखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ब्रैकेट में लिखिए ये कौन क्रिएट करेगा? कॉस्ट पुश। सप्लायर, प्रोड्यूसर। सप्लायर, प्रोड्यूसर। Producer. प्रोड्यूसर्स क्रिएट इन्फ्लेशन। यहाँ पे लिखिए प्रोड्यूसर्स क्रिएट इन्फ्लेशन।
प्रोड्यूसर्स क्रिएट इन्फ्लेशन। ठीक। अब ये मोटे मोटे तौर पे हमने इन्फ्लेशन को, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक ऑन द बेसिस ऑफ जनरल प्राइस लेवल, प्राइस लेवल का मतलब कि क्या रेंज होगा उसके बेसिस पे आपका इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन हो सकता है, वॉकिंग, मॉडरेट, थ्रॉटलिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, गैलोपिंग हो सकता है। गैलोपिंग मतलब लिटरल, हाथ व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ गैलोपिंग? निकल जाना टाइप। इफ अ पर्सन इज गैलोपिंग, दैट पर्सन इज गैलोपिंग, इसका मतलब क्या है? तो सर्च So करो। वो हॉर्स में बैठते हैं ना, द मूवमेंट डन बाय हॉर्स इज नोन एज गैलोपिंग, ओके। चैरियट में। ओके, तो टेक्निकल वर्ड क्या मिल रहा है नेट पे? देखो, गैलोप पर्सन, उसका सेंस बताओ थोड़ा, या उसका कुछ इमेज चेक करो। गैलोप, गैलोपिंग। ये घोड़े की स्पीड के बारे में है, स्पीड ऑफ द हॉर्स। एकदम तेजी रफ्तार से। तो देखो, क्रीप पहले रेंगना, फिर धीरे धीरे वॉक करना, फिर दौड़ना, फिर एकदम घोड़े की रफ्तार से एकदम गैलोप करना, और हाइपर। तो ये पांच स्टेजेस हैं, पांच टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है डिपेंडिंग अपॉन द प्राइस लेवल। यह है समझ में? परसेंटेज लेवल बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन के टाइप्स जो हैं दैट इज ऑल्सो चेंजिंग, मतलब वो ये। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के बेसिस पे मेजरली एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है और एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब कंज्यूमर्स क्रिएट इन्फ्लेशन, कंज्यूमर्स इन्फ्लेशन को क्रिएट करते हैं। कैसे करेंगे? थोड़ा सोचो, कैसे क्रिएट करेंगे? पहले इन्फ्लेशन जो हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, मतलब इन्फ्लेशन का फर्स्ट लेक्चर में इन्फ्लेशन को डिफाइन कैसे किया था? हाउ डिड वी डिफाइन इन्फ्लेशन? होता क्या है? Sustained increase in price levels over a period of time. यस, इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल। प्राइस लेवल किसी भी सामान का कीमत वो बढ़ जाना, उसको हम लोग इन्फ्लेशन। जैसे ये मोबाइल, सॉरी क्या है, चश्मा का ये केस है, सपोज ये 20 रुपए में मिलता है, मान लीजिए 2 लाख रुपए में मिलने लग जाए, तो ये क्या हो गया? कौन सा केस हो गया? इन्फ्लेशन हुआ है, बट किस तरह का इन्फ्लेशन है? 20 रुपए का सामान 2 लाख रुपए में मिल रहे हैं, किस तरह का इन्फ्लेशन है? Hyperinflation, hyperinflation. डिमांड पुल। हाइपर इन्फ्लेशन है, एकदम हाई लेवल पे इन्फ्लेशन चला गया। तो अब ये, अब बात आई यहाँ पे डिमांड पुल करना, मतलब कंज्यूमर्स क्रिएट कर रहे हैं कैसे? तो जहां पे आप, वहीं पे आप लिख लो जहां पे आपने लिखा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, वहां पे फिर वो आपने लिखा ना डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ब्रैकेट में क्या लिखा है? कंज्यूमर्स क्रिएट इन्फ्लेशन। तो वहां पे एक ही लाइन लिख लो, मतलब एक फ्लो चार्ट में ही लिखा देता हूं आपको, मीनिंग समझ में आ जाए। लिखिए, कस्टमर्स क्रिएट डिमांड। फिर से एक पॉइंट लिख लीजिए, सब हेडिंग दीजिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पुट अ हॉरिजॉन्टल एरो, मतलब सॉरी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, उसके नीचे में, उसके अंदर में आप लिखोगे कस्टमर्स क्रिएट डिमांड। कस्टमर ने डिमांड को क्रिएट किया। कस्टमर्स ने डिमांड को क्रिएट किया। अब इसके कारण से मनी सप्लाई, आप सोचो, बढ़ेगा या घटेगा? डिमांड क्रिएट सर किया है, वापस। कस्टमर्स, कस्टमर्स ने डिमांड को क्रिएट कर दिया, डिमांड क्रिएट कर दिया है मार्केट में, तो मनी सर सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी? उल्टा है ना, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो कस्टमर का डिमांड बढ़ेगा। हाँ, सीधा अदर वे राउंड। मेरे को ये चीज चाहिए, मैंने, मेरे को चाहिए, अरे मेरे को ये डब्बा दो, ये डब्बा दो, ये डब्बा दो। तो ये डब्बा दो किसको मांगेंगे हम? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर क्रिएट करेगा अब ये, प्रोड्यूसर क्रिएट करेगा, मार्केट में आ गया ये, मार्केट में आ गया तो डिमांड का, ऑलरेडी कस्टमर्स का डिमांड है, तो लोग पैसा दे करके उसको खरीदने जाएगा। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि कस्टमर्स ने डिमांड क्रिएट किया, जिसके कारण से मनी सप्लाई मार्केट में क्या हुआ? बढ़ गया। इंक्रीज किया।
आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द डिमांड फ्रॉम द कस्टमर्स। मेरे को ये सपोज ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब ये मार्केट में है ही नहीं, मेरे दिमाग में आया कि ऐसा कुछ चाहिए हमको। सपोज गौतम मैन्युफैक्चरर है, बिजनेस प्लांट है उसका, गौतम इज अडानी, और गौतम अडानी ही है, तो गौतम इज अडानी। और उसके बाद फिर मैंने बोला कि अडानी जी, ऐसा कुछ होता है दुनिया में, मेरे को ये चाहिए, मेरा पसंद है ये। तो अब गौतम अडानी ने इसको बनाया, पब्लिसिटी किया, पब्लिक का ऑलरेडी डिमांड है, जिसको कॉन्सेप्ट था, मेरे को कॉन्सेप्ट पता था, मैंने गौतम को बता दिया कि मेरे को चाहिए। अब गौतम के पास गया वो कॉन्सेप्ट, गौतम ने इसको क्रिएट किया। अब गौतम क्रिएट कर चुका है तो मार्केट में वो प्रोडक्ट आया। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा डिमांड था, मोइज का डिमांड था कि हम दोनों बोले थे कि चश्मा का डब्बा दो, ठीक है, तो इसके कारण से गौतम अडानी ने बनाया उसको। अब गौतम मार्केट में लेके आया है, तृप्ति, आशीष और अक्षया को नहीं पता था ये कॉन्सेप्ट, लेकिन उसने देख लिया कि हाँ आ गया है, अब उसका भी डिमांड आएगा। अभी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ नहीं है, वो सिर्फ दिखा रहा है गौतम अडानी ने कि देखो देखो ये है। अब मेरे और मोइज के कहने पे गौतम ने प्रोडक्ट को बना दिया है, दिखाना शुरू कर दिया, मार्केटिंग होनी शुरू हो गई। तृप्ति, आशीष, अक्षया को भी दिख गया मार्केटिंग के थ्रू, उसको भी चाहिए। अब यहाँ पे मेरे और मोइज से डिमांड आ रहा था, अब डिमांड किससे और आने लग गया? तृप्ति से भी आ गया, अक्षया से भी आ गया, आशीष से भी आ गया। कस्टमर्स का डिमांड क्रिएट हुआ, मतलब हम लोग रेडी हैं पैसा को मार्केट में डालने के लिए, ये कहने का ये मतलब है, हम लोग रेडी हैं पैसा को मार्केट में डालने के लिए। तो इफ वी आर रेडी टू पुट द मनी इन द मार्केट, सो वी आर इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन द मार्केट और डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई। सर इंक्रीज कर सर नहीं, थोड़ा कंफ्यूज है। देखिए, अगर 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 मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ रहा है, पहले देखिए मार्केट जो मनी सप्लाई वाला बोल रहे हैं आप, तो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज द टर्म मनी सप्लाई इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन सप्लायर, दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मनी सप्लाई मतलब ऐसा है कि मार्केट में तो सेम ही पैसा है ना, मेरे पास था, मतलब कंज्यूमर के पास था, प्रोड्यूसर के पास चला गया, बट मनी सप्लाई उससे कैसे बढ़ रहा है? मनी सप्लाई कहने का यहाँ पे मतलब है कि ये जो मनी सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड, दिस गोज हैंड इन हैंड, और वो सर्कुलर फॉर्म में रहता है। दे आर नेवर लीनियर, एग्रीगेट डिमांड और मेरा सप्लाई। क्वेश्चन ये है सर कि जैसे जैसे आप बोल रहे हैं कि देखिए मार्केट में कितने प्लेयर हैं, दो प्लेयर है, एक कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर। यस। मनी सप्लाई तो ओवरऑल सेम रह रहा है ना, अगर पहले कंज्यूमर के पास था पैसा, अब प्रोड्यूसर के पास चला गया। आइडियली अगर इस तरह से देखोगे तो आरबीआई ने जितने नोट्स अभी फिलहाल छापे हैं, छाप करके शांत हो गया है वो, ठीक, वही नहीं, पैसा घूम काफी। रही है। नहीं मतलब, एक पहले तो छापा ना, मतलब इनिशियल फेज पे आरबीआई ने एक पैसा छापा है, ठीक है। अब वो जो पैसा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए वो मेरे पॉकेट में है, अब हम उसको मार्केट में हम खरीद ही नहीं रहे सामान को, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, मेरा मार्केट सप्लाई, मतलब मार्केट सप्लाई इन अ सेंस, मतलब मनी जो है मार्केट में, उसके रेफरेंस में बता रहे हैं कि पैसा मार्केट में आना और मार्केट में नहीं आना, ये कब होता है? फॉरगेट अबाउट द मैन्युफैक्चरर और आरबीआई, आरबीआई जो लेकर के उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है। हियर द कॉन्टेक्स्ट इज कि पैसा मार्केट में कब आएगा, जब कंज्यूमर्स के पॉकेट में पैसा होगा तो ऑटोमेटिकली वो मार्केट में जाएगा। मतलब कहने का मतलब है मनी फ्लो बोल सकते हो, कि मार्केट का मनी फ्लो जो है वो तब बढ़ेगा जब कंज्यूमर्स खरीदेंगे ना सामान। अब मान ले कंज्यूमर्स नहीं खरीद रहे हैं सामान, तो मार्केट में पैसा रहेगा क्या? सारा पैसा कहाँ पे है? वो तो बैंक में है। मार्केट में कहाँ है? मार्केट में तो नहीं है, सारा पैसा हम लोग सेविंग्स में रखे हैं। कोई भी सामान अगर हमको खरीदेंगे तभी तो मार्केट में पैसा फ्लो करेगा ना वो, कहने का ये मतलब है। एंड इट इज लीनियर, अदर वे भी बोल सकते हैं, मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, ये मतलब वो सर्कुलर फ्लो में चलता है ये सारी चीजें। तो कहने का लीनियर मतलब है, जैसे तो उसमें लिखिए कंज्यूमर्स क्रिएट डिमांड, एरो दे करके लिखो, मनी सप्लाई ऊपर गया, मनी सप्लाई ऊपर गया, फिर एरो दीजिए एग्रीगेट डिमांड। अब बताइए, सप्लाई मार्केट में आ चुका है, अब डिमांड क्या होगा?
ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि डिमांड पहले नहीं था, मेरा और मोइज का ही डिमांड था, है ना? हम क्रिएट करवाए उसको। गौतम अडानी ने दिखाया। अब डिमांड बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तृप्ति से भी डिमांड आया, आशीष से भी डिमांड आया, अक्षय से भी डिमांड आ गया। तो ये क्या हुआ? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब हमने डिमांड किया था, पहले ये चीज मिल रहा था, अब तृप्ति भी मांगने लग गई, आशीष भी मांगने लगे, अक्षय भी मांगने लगे। अब गौतम बैठा बैठा क्या कर रहा है? पहले ये गौतम मेरे को बेच रहा था 50 रुपए में, फॉर एग्जाम्पल, समझ, एकदम सिंपल समझो। मैंने गौतम को बोला, गौतम भाई ये बनाओ। तो उसने अब रेट रखा 20 रुपए। मेरे को और मोइज को मिल गया 20 रुपए में। अब फिर गौतम देख क्या रहे, तृप्ति को भी चाहिए, आशीष को भी चाहिए, अक्षय को भी चाहिए। गौतम फायदा लेने के लिए क्या करेगा? इसका जो बनाया है वो उसका प्राइस बढ़ाएगा या सेम रखेगा, घटाएगा, क्या करेगा वो? बढ़ा दो। बढ़ा दो। प्रॉफिट कमाना है उसको। बढ़ा देगा। गौतम अडानी है, उसको प्रॉफिट ही कमाना है। अब प्रॉफिट कमाने के लिए वो बढ़ाएगा ना, बढ़ाएगा, प्राइस बढ़ाएगा वो। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आप समझ रहे हो कि डिमांड हमने ही क्रिएट किया है, कंज्यूमर्स ने क्रिएट किया और इन्फ्लेशन कर दिया। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? कंज्यूमर्स ने डिमांड किया, प्राइस बढ़ गया। कैसे हुआ? गौतम तो अपने मन से नहीं किया ना। गौतम को तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। मैंने आइडिया दिया, मोइज ने आइडिया दिया, प्राइस रखा 20 रुपया। इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? प्राइस लेवल इंक्रीज। 20 रुपए से 50 रुपए हो रहा है या नहीं हो रहा? और किस कारण से हो रहा है? आशीष को भी चाहिए, तृप्ति को भी चाहिए, अक्षय को भी चाहिए। अब ये आशीष, तृप्ति और अक्षय को जो चाहिए, वो डिमांड है ना। कौन क्रिएट कर रहा है? कस्टमर क्रिएट कर रहा है। कस्टमर के डिमांड क्रिएट करने से गौतम अडानी ने क्या किया? 20 रुपए का चीज अब 50 रुपए में बेच दिया। अब मान लो थोड़ा सा और डिमांड आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे उसका लालच बढ़ेगा। प्रॉफिट में तो ये है ना कि हम कोशिश करेंगे ये चीज में तो वो और हम बढ़ाएंगे। लोग डिमांड आ रहा है भाई, तो ठीक है, चलो ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। अब बात समझ रहे हो? ठीक। नेक्स्ट लिखिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सेकंड है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसका जस्ट अपोजिट। सर सर जस्ट अ सजेशन, रिवीजन के टाइम में सर ये स्टोरीज बहुत हेल्प कर रहे, कैन वी राइट दिस? आप लिख लीजिए, मतलब आप वैसे रिकॉर्डिंग तो है, आप 2x में देख सकते हो, लेकिन अब रनिंग, अब मैं इसको डिक्टेट नहीं करा सकता ना। आप जो मैं जो बोल रहा हूँ ना उसको शॉर्ट में आप रनिंग में लिख लो अपने हिसाब से। ठीक है। यू कैन टेक द एग्जांपल एंड यू कैन राइट रनिंग एग्जांपल में। अब उसको डिक्टेट कराऊंगा तो फिर तो कैसे कोर्स ही कैसे कंप्लीट होगा? नेक्स्ट लिखिए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश मतलब सेंस क्या बन रहा है? हम पैसा को क्या कर रहे हैं? गौतम जबरदस्ती क्या कर रहा है? हमें हमें हमको कुछ आइडिया नहीं है, हम कस्टमर्स हैं। ठीक। वी ऑल आर कस्टमर्स। अब गौतम प्रोड्यूसर है, तो गौतम क्या कर रहा है? वो कॉस्ट पुश, सेंस पकड़ो, कॉस्ट को पुश कर रहा है, मतलब सेंस पकड़ो। सर कॉस्ट बढ़ रहा है तो कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा है तो यस। कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है, इसलिए प्राइस पुश हो रहा है। यस। अब ये वाला कॉन्सेप्ट तो आप समझे थे कि कस्टमर्स ने डिमांड क्रिएट किया जिसके कारण से प्राइस इंक्रीज हुआ है। प्राइस इंक्रीज को ही इन्फ्लेशन बोलते हैं, तो जिसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है? मान लीजिए रॉ मटेरियल का प्राइस आपका बढ़ गया, जो बनाता है, जो डब्बा बना रहा है गौतम, अब ये बनाने के लिए जिस जो मटेरियल चाहिए था वो सस्ता था, आसानी से बना दिया इसमें। अब रॉ मटेरियल की फॉर एग्जांपल प्राइस बढ़ गई, जो भी फाइबर से बना है वो फाइबर का ही प्राइस आपका, मान लीजिए आपका बढ़ गया। तो आप मुझे को ये बताओ कि अगर रॉ मटेरियल का प्राइस आपका ये बढ़ गया है तो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट गौतम को ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा लगे। ज्यादा ज्यादा लगेगा। ज्यादा लगेगा। अगर ये ज्यादा लगा तो जिसके कारण से गौतम ज्यादा बनाने की कोशिश करेगा या कम बनाने की कोशिश करेगा? कम। कम। कम कर देगा। कम बनाने का। तो इसका मतलब एग्रीगेट सप्लाई वो मार्केट में कम होगा या ज्यादा होगा? कम कम। हो। कम हो जाएगा। आप सेंस पकड़े। गौतम को बहुत प्रॉफिटेबल था, बहुत सस्ता में रॉ मटेरियल मिल जा रहा था, धन 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 करके धुन करके बना दे रहा था। अब ये इसी का दाम रख दिया, सपोज मतलब काफी लाख रुपया रख दिया है। अब गौतम को उसमें पैसा लगाने से तो सोचेगा ना, पैसा लगाने से सोचेगा। अब रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा,
तो वो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, जिसके कारण से एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा, कम होगा। और यदि अगर सप्लाई आपका कम हुआ है तो चीजें सस्ती मिलेंगी या महंगी मिलेगी? बहुत कम प्रोडक्ट है मार्केट में, तो सस्ती मिलेंगी या महंगी मिलेगी? महंगी मिलेगी। तो दोनों ही केस में आपको प्रोडक्ट महंगा मिल रहा है, इन्फ्लेटेड प्राइस पे मिल रहा है, एक कस्टमर्स के कारण से और दूसरा प्रोड्यूसर्स के कारण से। ठीक। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने, प्रोड्यूसर्स क्रिएट इन्फ्लेशन। अब उसके नीचे वही लाइन लिख लीजिए, रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज, रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज, हाइफन दे के लिखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीजेस, प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीजेस, देन पुट अ हाइफन, फिर लिखो एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीजेस, एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीजेस, एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीजेस। तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में होता क्या है। ठीक है, ये दो तरह के आपके इन्फ्लेशन है, और भी कुछ एक्स्ट्रा है, उसको भी आप लिख चले हो। उसी में आप लिख लीजिए, जैसे ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन लिखा ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, तो एक लिखा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा लिखा कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। फिर लिखिए नंबर 3 स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। नंबर 4 इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। नंबर 5 मॉनिटरी इन्फ्लेशन। नंबर 6 फिस्कल इन्फ्लेशन, फिस्कल इन्फ्लेशन। नंबर 7 सेक्टोरल और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन, सेक्टोरल और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। नंबर 8 बिल्ट इन, बिल्ट इन, BUILT-इन, ब्रैकेट में वेज प्राइस स्पाइरल, वेज प्राइस स्पाइरल इन्फ्लेशन, वेज प्राइस स्पाइरल इन्फ्लेशन। नंबर 9 कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। और नंबर 10 हेडलाइन इन्फ्लेशन, नंबर 10 हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है। अब ये जो मैंने टाइप्स लिखा है इसी में इसका कॉजेस छुपा हुआ है, तो इसी को हम एक्सपैंड करेंगे। पहले रीड आउट कर दीजिए तृप्ति, ये जो कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन के बेसिस पे जो हमने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बनाया है यही कॉजेज है। अभी इसका ही हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। तो गौतम का जो क्वेश्चन था क्यों होता है ये इसी में छुपा हुआ है, तो इसको हम एक्सपैंड करेंगे और रीजंस फाइंड आउट करेंगे। तो बताइए तृप्ति, रीड आउट कीजिए। टाइप्स ना, मतलब दोनों। हाँ वही, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन ठीक है। वाले को रीड कीजिए नंबर 1 से। फर्स्ट डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसमें कस्टमर्स क्रिएट इन्फ्लेशन, कस्टमर क्रिएट डिमांड। सेकेंड है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, मीन्स प्रोड्यूसर क्रिएट इन्फ्लेशन। थर्ड स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, मॉनेटरी इन्फ्लेशन, फिजिकल इन्फ्लेशन। सेक्टोरल और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन, बिल्ट इन वेज प्राइस स्पाइरल इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक। अब ये जो मैंने आपको कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन लिखा है, तो ये टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है। अब इसी में हम लोग कॉजेज भी आप लोग को देख लेते हैं। तो ये जो पूरा कितने पॉइंट्स लिखा है, 1 से लेके 10 लिखा है, तो ये आपका, इसको कॉजेज में भी डाल सकते हो कि व्हाट आर द रीजंस फॉर इन्फ्लेशन, प्राइसेस क्यों बढ़ते हैं, तो ये 10 पॉइंट्स ही लिख सकते हो इसमें। तो इसी को और थोड़ा सा इलेबोरेट करके चलिए लिखिए, पुट द हेडिंग, मैं अच्छे से अब लिखा देता हूँ डेफिनेशन के साथ में। पुट द हेडिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन, नंबर 1 डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पहले मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि होता क्या है, अब उसका थोड़ा सा कुछ कुछ फैक्टर्स हैं वो लिख लीजिए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन,
डिमांड पुल इन्फ्लेशन। उसके अंदर लिखो कॉज, CAUSE, कॉज, कोलन दीजिए, लिखिए एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस फास्टर देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड increases faster than aggregate supply. Aggregate demand increases faster than aggregate supply. तो शॉर्ट में आप क्या लिख सकते हो, AD ग्रेटर देन AS। AD मतलब एग्रीगेट डिमांड, AS मतलब एग्रीगेट सप्लाई। उसी के नीचे लिखिए की फैक्टर्स। की फैक्टर्स, पहला पॉइंट लिखो, इंक्रीज इन मनी सप्लाई ड्यू टू, इंक्रीज इन मनी सप्लाई ड्यू टू एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इंक्रीज इन मनी सप्लाई ड्यू टू एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक एक पॉइंट समझते जाना। मॉनेटरी पॉलिसी किसके हाथ में है, कौन कौन करता है ये मॉनेटरी पॉलिसी? RBI, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। पहले RBI इंडिविजुअली करता था, अब रघुराम राजन के झगड़ा जब हुआ उसके बाद से फिर ये लोग कमेटी बनाए। अब वो सारा कंट्रोल अब गवर्नमेंट मिल करके, क्योंकि अब आपको पता है कि गवर्नमेंट ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ती है, वो कंट्रोल मिल करके, तो कमेटी बनाया गया। अब पॉलिसी कमेटी वो एक्सपैंड करती है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब ये कमेटी क्या कोशिश करेगी, पैसा मार्केट में जाए या नहीं जाए? जाए। 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 तो पॉलिसीज ऐसे बनेंगे जिससे कोशिश रहेगा कि मार्केट में पैसा जाए, लोगों के पास पैसा जाए, तो मनी सप्लाई इंक्रीजेस। ठीक है। अब मनी सप्लाई इंक्रीज तभी तो हम डिमांड करेंगे। हम मान लो हमको खाने ही कोई पैसा नहीं है, हम क्या ही डिमांड करेंगे, अडानी हमको डब्बा दो। हम तो सर्वाइवल के लिए फोकस करेंगे ना, हमको दाल रोटी चावल चाहिए। अब पैसा मेरे पास आए, गवर्नमेंट हमको पैसा दे रही है, तो जिसके कारण से हम लेंगे, नहीं हमको चश्मा चाहिए, हमको डब्बा चाहिए, तो गॉटम को हम अप्रोच करेंगे। समझे बात? इंक्रीज इन मनी सप्लाई ड्यू टू एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। नंबर टू, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ जाना। किस चीज पे गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ते हैं, कब कब खर्चे बढ़ेंगे? सर अगर एग्जांपल्स। कोई सब्सिडी। चलो, एक बजट डेफिसिट सब्सिडी है। है, सब्सिडी अगर कोई, दे रही है। हाँ ठीक है, चलिए बोलिए। एक तो सब्सिडी है आपका, स्कीम सब्सिडी प्लस MSP वगैरह का प्राइस बढ़ा दिया। हम्म। बाकी दूसरा है आपका डेफिसिट क्लियर करने के लिए, जो आपका गवर्नमेंट उठाती है लोन, उसको भरने के लिए एक्सपेंड करती ठीक है है, जो पैसा। तो जो लोन उठाती है उसको करने के लिए खर्चा होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, पब्लिक सेक्टर्स बन रहे हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, सब खर्चे हैं। तो ये सब जब मान लीजिए ये सब बन रहे हैं, मान लीजिए एक IIT बना, तो लोगों के पास पैसा जाएगा या नहीं जाएगा, ये बताओ। जाएगा। सपोज पहला IIT कौन था, विच वॉज फर्स्ट IIT? खड़गपुर। IIT खड़गपुर पहला IIT बना। अब वहां पे सपोज वहां के जो लोग थे, कोई रोजगार नहीं था, IIT बन गया, तो वहां पे स्टाफ रिक्रूटमेंट होगा, सैलरी जाएगी, लोगों के पॉकेट में पैसा गया कि नहीं गया? गया। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के कारण से मनी सप्लाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। लोगों को डिमांड क्रिएट करना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। अब डिमांड बढ़ना शुरू करेंगे तो गौतम पैसा बढ़ाएगा कि नहीं अपना डब्बा का? बढ़ाएगा। सब कुछ लिंक्ड है। इट्स वेरी सिंपल, आप एक चीज पकड़ोगे, घूम फिर करके गौतम के डब्बा पे पहुंचोगे आप, वो पैसा बढ़ाए। तो नंबर टू है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नंबर थ्री, डिक्रीज इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डिक्रीज इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डिक्रीज इन डायरेक्ट स्लैश इनडायरेक्ट टैक्सेस। ब्रैकेट में लिखिए हाइयर डिस्पोजेबल इनकम। हाइयर डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोज करने के, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कि जो एक्चुअली कट छट करके मेरे पास जो पैसा बचता है,
तो मान लीजिए अब पीएफ में कट गया, फलाना ढिमका सब जगह कट गया और मेरे पास चिंदी बचा है, तो हम डिमांड करेंगे क्या? नहीं करेंगे। खुद ही पालेंगे अपना बीवी बच्चा को और फिर खिलाएंगे दाल रोटी। लेकिन मान लीजिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है मेरा, तो जाहिर सी बात है हम डिमांड क्रिएट करेंगे। और ये कब होगा? जब टैक्स कम होगा, गवर्नमेंट टैक्स कम लेगी, तो डिक्रीज इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होगा, जिसके कारण से हाइयर डिस्पोजेबल इनकम होगा। तो फिर आपका ये चीज होगा। नेक्स्ट लिखिए, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस। एरो दे करके लिखो मोर स्पेंडिंग। एरो दे के लिखिए मोर स्पेंडिंग। अब ये भी एक फैक्टर है। मान लीजिए कोई एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जहां पे आप ट्रस्ट करते हो पूरी तरह से गवर्नमेंट को कि हम अगर पैसा लगाएंगे तो मेरा पैसा नहीं डूबेगा, तो आप भर भर के पैसा लगाओगे। अब मान लीजिए कोई ऐसी गवर्नमेंट है जहां पे आपको रिस्क है, जैसे हाल में ही था ना कि क्या था, कौन कौन सा बैंक था जो कुछ साल पहले सुने थे? कौन सा बैंक था अचानक से पैसा, मतलब ताला मार दिया उस पे और फिर लोग लाइन पे खड़े थे। आप लोग थे उस समय कि नहीं थे? आई डोंट नो, पंजाब शायद। महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन, हाँ पंजाब महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन। यस हाँ, बैंक वो हुआ भी था। था। पंजाब का यस बैंक का केस था। जब नीरव मोदी पैसा लेकर के भागा था, तो पंजाब पीएनबी पे कंप्लाइंसेस आए थे। याद है? या वो छोटे थे उस समय, मतलब मैच्योर्ड थे, ये या ये तो कुछ साल पहले की बात है जब नीरव आपको मोदी पैसा लेके भागा था? तो न्यूज में ऐसा था कि लोग मतलब परेशान थे, लोग तुरंत लाइन में लग के करे गए, उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं रहे। और सब न्यूज में भी देख लो, यूट्यूब में पड़ा है वीडियोस, बोल रहे नहीं नहीं हमको नहीं रखना है पीएनबी में पैसा, हमको नहीं रखना है, हमको दो पैसा। तो इसका कॉन्फिडेंस कंज्यूमर का खत्म हुआ या बढ़ा? ऐसा होने से खत्म। हाँ, खत्म हुआ। तो खत्म हुआ तो मार्केट में वो ज्यादा स्पेंड करेंगे क्या? नहीं करेंगे, अपने पास रखेंगे। तो इसलिए कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस भी बहुत मैटर करता है। तो इंक्रीज इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, तो ज्यादा स्पेंड करेंगे। नेक्स्ट लिखिए, एक्सपोर्ट्स डिमांड इंक्रीजेस। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स डिमांड। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स डिमांड। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स डिमांड। ओके, अक्षय एक्सप्लेन कीजिए तो। अगर एक्सपोर्ट का डिमांड इंक्रीज कर रहा है तो उससे इन्फ्लेशन कैसे होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे होगा? नवेडेज मतलब एक एग्जांपल देकर बताती हूँ सर। नवेडेज ऑर्गेनिक फूड का बड़ा शौक है, मतलब दे आर डिमांडिंग ऑर्गेनिक फूड ऑल ओवर द ग्लोब। सो हमारा सिक्किम और बाकी सारे स्टेट्स है, थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक के ओर बढ़ रहे हैं। इसकी एक्सपोर्ट्स का डिमांड बढ़ रहा है इसी तरह। तो डिफरेंट कंट्रीज आर डिमांडिंग दैट ऑर्गेनिक फूड, सो एक्सपोर्ट्स का भी डिमांड बढ़ता है, लाइक फ्रॉम इंडिया। ओके, गौतम और थोड़ा एक्सप्लेन करो एक्सपोर्ट्स डिमांड। अच्छा आशीष एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कोई प्रोडक्ट बना इंडिया में, तो उसका डिमांड अब फॉरेन में भी बढ़ गया। तो फॉरेन वाले ज़्यादा पैसे देंगे, तो वो यहाँ से यहाँ मतलब 10 चीज़ बनाया तो 5 अब फॉरेन भेजने लगा। तो इंडिया में 5 ही बचा जिसको बेचना है। तब सामान कम हो गया तो पैसा ज़्यादा लेगा। वेरी गुड, चलो दिमाग खुल गया आप लोग का। एक्सपोर्ट्स मतलब बढ़ गया है, मतलब डिमांड का एक है ना, एक्सपोर्ट्स गुड्स बढ़ गए। अब इंडिया वालों को क्या कमी मिल रहा है? ऑर्गेनिक फीड्स मान लो सपोज विदेश में जाने लग गए, इंडिया वाले के पास कम रह गया। कम रह गया तो जो गौतम, चलो गौतम को ही पकड़ते हैं, गौतम अडानी ने ऑर्गेनिक फूड बनाया, 5 पीस से, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 पीस बनाया था, 10 में से 8 पीस बेच दिया यूएस, 2 ही पीस बचा है। अब आशीष बोली लग रहा है हमको चाहिए, तृप्ति बोल रही नहीं हमको चाहिए, तो आशीष बोल रहा है हम 1 लाख रुपया देंगे, तृप्ति में नहीं हम 2 लाख रुपया हमको दो। तुम समझ रहे हो? तो जिसके कारण से प्राइस ऑटोमेटिकली इन्फ्लेट होगा ही होगा, ये एक्सपोर्ट्स डिमांड आपका बढ़ गया है। अपोजिट वे सोचो, विदेश में कोई डिमांड ही नहीं है, सारा स्टॉक पड़ा है गौतम पे। गौतम अरे ले ले, 4 रुपए में ले लो, ये लो, मेरा स्टॉक खराब हो जाएगा, सस्ता करके निपटा देगा वो, ठीक है ना। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट्स, इसके बारे में क्या ख्याल है? बढ़ना चाहिए घटना चाहिए इन्फ्लेशन होने के लिए? घटना घट चाहिए। घटना चाहिए। तो डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, ब्रैकेट में लिखिए चीप क्रेडिट। चीप क्रेडिट।
चीप क्रेडिट। ठीक। तो देखो, अब इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हो, ये आपको कॉन्सेप्ट पता है। जनरली पब्लिक क्या चाहती है? इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? पब्लिक कम क्या चाहती है? हमको कम रेट कम पे मिले सब लोन वगैरह वगैरह। अगर जो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है वो तो इसी एंगल से सोचेगा, हाँ ठीक है कम करो ना, सरकार तो कम क्यों नहीं कर रही है, बढ़ा रही है क्यों, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। अब देखो रीजन आपको पता है, अगर इंटरेस्ट रेट कम कर दी हद से ज्यादा, कंज्यूमर को ही नुकसान है। इंटरेस्ट रेट कम हो गया, ऑटोमेटिकली प्राइस इन्फ्लेट करेगा, मार्केट में सब चीजें महंगी हो जाएंगी। इसीलिए उसको कंट्रोल करना होता है। तो आप ये समझिए, पूरा इकोनॉमिक्स जो है ना एक रियोस्टेट की तरह काम करता है। रियोस्टेट समझे हो फिजिक्स में? आप वो रेजिस्टेंस को ऐसे से करते हो, तो वैसे ही काम करता है। मतलब गवर्नमेंट का काम है ये नहीं कि हम अचानक से कोई भी चीज ऊपर कर देंगे, कोई भी, वो एडजस्ट करना काम है, डिपेंडिंग अपॉन द सोसाइटी जैसे इन्वॉल्व हो रही है। अभी जैसे मान लो ये एक अच्छा एग्जांपल देते हैं, जेमिनी का प्रो हम लोग भर भर के इस्तेमाल कर रहे हैं साल भर फ्री में फोकट में। अगले साल वो फ्री हो जा, मतलब वो उसका पैसा लगेगा। अब पैसा लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि मतलब सब लोग अक्वाइंटेड हो गए हैं। अब बिना जेमिनी प्रो के तो काम नहीं चलेगा। सब कुछ आराम से एकदम सब कुछ मिल जा रहा है, उसमें बना बनाया चीज सब कुछ, हम फोटो डाल रहे हैं वगैरह। मैंने जो कवर डिजाइन किया है उसको उसी में डाला, उसको प्रॉम्प्ट डाला, वो चीज निकल गया वो चीज में करके। ठीक है। तो ये क्या है, कहने का मतलब है कि अगर मेरे को, मैं जो पोस्टर डिजाइन करता हूँ कैनवा का, मेरे को वो सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ा है मेरे को, 500 रुपये महीना पे करता हूँ उसको डिजाइन में पोस्टर बनाने के लिए वो चीज में। अगर वो चीज मेरा पता है कि हाँ इससे मेरा पोस्टर बनता है, अब मान लीजिए कि वो चीज रहे नहीं, सब्सक्रिप्शन मेरा खत्म हो जाए, तो जाहिर सी बात है मेरे को पैसा देना पड़ेगा ना। वरना उसमें तो आएगा, उसका वाटर मार्क आएगा, लोगो आएगा, क्रॉस क्रॉस करके आएगा, वैसे मैं कैसे पोस्टर बनाऊंगा? तो अगर 500 1000 रुपया अगर करेगा तो मजबूरी है मेरे को 1000 रुपया देना पड़ेगा 500 की जगह। समझ रहे हो? तो ये चीजें, तो ये रहा आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जिसमें ये कुछ कुछ फैक्टर्स थे, कंज्यूमर के साइड से डिमांड क्रिएट होता है जिससे प्राइसेस बढ़ जाती है। नेक्स्ट लिखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, नंबर 2। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसमें लिखिए कॉज। कॉज लिखिए इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। एरो दीजिए, लिखिए फर्म्स रेज प्राइसेस, फर्म्स रेज प्राइसेस, फर्म्स रेज प्राइसेस। इसमें की फैक्टर्स लिखिए, की फैक्टर्स। नंबर 1, increase in raw material prices, increase in raw material prices, ब्रैकेट में लिखिए स्पेशली ऑयल्स, मेटल्स, फर्टिलाइजर्स। ब्रैकेट में लिखिए स्पेशली ऑयल्स, मेटल्स, फर्टिलाइजर्स। अब ये हम लोग का डे टू डे लाइफ से कनेक्टेड है। पेट्रोल का दाम 1 रुपये 85 पैसा बढ़ गया, डीजल का दाम 2 रुपए बढ़ गए। अब हमें सुनने में लगता है कि यार पेट्रोल का दाम ही तो बढ़ा है ना, डीजल का दाम ही बढ़ा है, लेकिन उसका अल्टीमेट मतलब इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? सारे प्रोडक्ट्स पे पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ा, मतलब सब कुछ बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है। तो इंक्रीज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। नंबर 2, इंक्रीज इन वेजेस, इंक्रीज इन वेजेस, इंक्रीज इन वेजेस। ब्रैकेट में लिखिए लेबर यूनियंस प्रेशर, लेबर यूनियंस प्रेशर। सैलरी अगर वेजेस ज्यादा देना पड़े तो ये बताओ इससे महंगाई कैसे बढ़ेगी? गौतम बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। क्या सैलरी बोल अगर रहे हैं? वर्कर्स को अगर वेजेस ज्यादा बढ़ा दिया हमने, 8,000 रुपया मिल रहा था सपोज मंथली का, अब से हमने 18,000 कर दिया, तो इससे इन्फ्लेशन कैसे होगा? सर क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एक है वेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके चार है बेसिकली, एक है रॉ मटेरियल, एक है वेज, एक है आपका लैंड, और एक है इन्वेस्टर। अगर एक फैक्टर उसमें बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, तो मैं धंधा लॉस में क्यों करूंगा, मैं भी उसको महंगा में बेचूंगा, तो इन्फ्लेट होगा प्राइस। ठीक, ये एक साइड है।
दूसरा साइड, जो वर्कर के पास पैसा गया 18,000 रुपया, उसके कारण से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? सर वो तो फिर जो आपने बिल्ट इन इन्फ्लेशन लिखा है वेज प्राइस स्पाइरल वो हो गया कि प्रोडक्ट का दाम बढ़ा, उसको मेरे को खरीदना है, इसके लिए मैं अपने मालिक को बोलूंगा कि मेरे को ज्यादा पैसे दे। अब वो मेरे को ज्यादा पैसे देगा, मैं उसको खरीदूंगा। अब क्योंकि वो मेरे को ज्यादा पैसा दे रहा है तो उसके कारण मालिक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाएगा, तो प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा बढ़ते ही रहेगा, वो लूप में ही चलता रहेगा। यस। अब वर्कर के पास 8,000 की जगह 18,000 गया। 8,000 में वो पहले रोटी कपड़ा मकान सोच रहा था, ठीक। अब 18,000 आ गया, रोटी कपड़ा मकान के साथ में XYZ चीजें और ऐड, सोच उसकी ख्वाहिशें बढ़ेंगी। ह्यूमन डिजायर्स का कोई एंड है क्या? वो कार खरीदेगा, इधर उधर जाएगा, सब जगह जाएगा, पैसा लगा मार्केट में और फ्लो ऑटोमेट। तो देख रहे हो आप कि सब कुछ सर्कल में फ्लो कर रहा है। एक चीज करते हो उसका इम्पैक्ट पूरा सब जगह व्यापक होता है उसका, घूम फिर करके वहीं पहुंचते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखिए, इंक्रीज इन एनर्जी कॉस्ट्स। थर्ड, इंक्रीज इन एनर्जी कॉस्ट्स। इंक्रीज इन एनर्जी कॉस्ट्स। कॉमन सेंस है, एनर्जी का खर्चा बढ़ा तो सब कुछ बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सप्लाई चेन डिसरप्शंस। सप्लाई चेन डिसरप्शंस। सप्लाई चेन डिसरप्शंस। सप्लाई चेन डिसरप्शंस। आज भारत बंद है, सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन एक दिन भारत को बंद कर दिया जाए, क्या इंपैक्ट होगा? यही सप्लाई चेन आपका डिस्टर्ब होगा। सब चीज गाड़ी वाड़ी रोकी है, जो जाना था प्रोडक्ट इधर उधर, जिसके कारण से क्या हुआ? कैसे बढ़ेगा प्राइस, ये बताओ। इन मास ब्लैक कैसे? मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी, जहाँ पे जो चीज नहीं आज नहीं मिलना था, लोग परेशान हो जाएंगे, आज दूध नहीं आया, बच्चा को दूध पिलाना है, तो लोग लोकल से खरीदना शुरू करेंगे। कोरोना के टाइम में भी देखा था ये सारी चीजें आपने हुई थी, ठीक। तो ब्रैकेट में जो लिख लो, जैसे वॉर है, कोई युद्ध छिड़ गया, नेचुरल कैलामिटी हो गई, तो वॉर, कॉमा नेचुरल कैलामिटी, कॉमा पैंडेमिक, कॉमा बंद, एटसेट्रा। तो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस के कारण से आपका प्राइसेस बढ़ेगा। नेक्स्ट लिखिए, इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, ब्रैकेट में GST, एक्साइज ड्यूटीज, GST, एक्साइज ड्यूटीज, GST, एक्साइज ड्यूटीज। GST बढ़ाने से दाम कैसे बढ़ेगा, थोड़ा बताओ। GST बढ़ाने से दाम कैसे बढ़ेगा? सर तो डायरेक्ट ही बढ़ जाएगा ना, जैसे 100 रुपये का 18% अभी लग रहा है, तो 118 में मिल रहा है, 20% का लगेगा तो 120 में मिलेगा। तो कॉमन सेंस है। सपोज एक Zyme का कोर्स 30,000, 30,000 में भी 18% GST ऐड करके आप मोदी जी को देते हो। अब मान लीजिए मोदी जी बोलेंगे नहीं, मेरे को 50% GST चाहिए भाई, तो 30,000 प्लस 15,000, तो 15,000 दो मोदी जी को, 30,000 तो मेरे पास आएगा, बाकी और GST किधर जाएगा? मोदी जी के पास। तो ऑब्वियसली बर्डन किस पे पड़ा? अब 30,000 का कोर्स 45,000 में मिलेगा, तो महंगा किसके लिए हुआ? कस्टमर कंज्यूमर। के लिए। इन्फ्लेट हुआ। और लास्ट लिखिए, डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। करेंसी अगर डिप्रिशिएट, डिप्रिसिएट, अप्रिशिएट और डिप्रिसिएट मतलब क्या है? करेंसी का डिप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू कम हो जानी या बढ़ जानी? कम हो जाएगा। कट जाने। कम हो जानी। तो इंपोर्ट कॉस्टली होगा या इजी होगा, मतलब सस्ता होगा, इंपोर्ट करना कोई भी चीज सस्ता होगा या महंगा होगा? महंगा होगा। महंगा होगा, महंगा होगा, कैसे एक्सप्लेन करो। क्योंकि सर सिंपल क्योंकि एग्जांपल। मान लीजिए कि अब जैसे हम क्या ऐसा है हमारे देश में जो इम्पोर्ट होता है, मान लीजिए कि हम फिश इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रावेगेंट फिश है जो इंपोर्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम यूरोप से इंपोर्ट कर रहे हैं और जैसे पाउंड है या फिर डॉलर मान लेते हैं सबके कन्वीनियंट के लिए, थोड़ा इजी होगा। अब $1 मान लीजिए आज की डेट में कहाँ 85-90 रुपीज
करीब है। अब मान लीजिए $5 में जो है वो एक फिश मिलता है, तो इंडियन करेंसी में कितने में मिलता है? 425, 400 रुपीज, 450 रुपीज में मिलता है। अब कल को मान लीजिए अपना जो करेंसी है वो डिफ्लेट कर जाता है, मतलब वो डिप्रिशिएट कर जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो $1 है वो 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये हो जाएगा, क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यू घट रही है। बट उधर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें तो $5 ही लग रहा था। अब सेम जो 400 450 लग रहा था वो 150 200 के हिसाब से 750 से 1000 के बीच में लगेगा। तो 450 में जो चीज मिल रहा था वो 750 में मिलेगा, तो प्राइस इज इन्फ्लेटेड। गुड गुड। तो रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है ना? तो डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, कॉस्टलियर इंपोर्ट्स, ब्रैकेट में लिखिए कॉस्टलियर इंपोर्ट्स, कॉस्टलियर इंपोर्ट्स। ठीक है, तो टाइम अप हो गया वैसे। तो दो चीज हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया। क्विकली 1 मिनट में आज के पूरे क्लास को गौतम समराइज कर दीजिए। बाकी लोग सुन लो, नोट्स देखते देखते सुन लीजिए। सर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन दो बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे। पहला इज द बेसिस ऑफ चेंज इन जनरल प्राइस लेवल, कि किस हिसाब से जो जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ रहा है, उसका एक्सेलरेशन रेट कितना है इन्फ्लेशन का, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। पहला है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, लेस देन 3% पर एनम इन्फ्लेशन। दूसरा है वॉकिंग, मॉडरेट और थ्रॉटलिंग इन्फ्लेशन, दैट इज 4 to 5% per annum. Then running inflation, that is 9% per annum. Galloping inflation, that is double or triple digits per annum. And last is hyperinflation, that is greater than 1000% of inflation per annum. हाइपरइन्फ्लेशन के फीचर्स ये है कि ओवरनाइट प्राइस इंक्रीज होता है, या फिर जो करेंसी पे फेथ डिक्रीज होता है। कि अब एग्जांपल्स है 1946 इन हंगेरी, 2004 to 2008 इन जिम्बाब्वे, 2018 इन वेनेजुएला। दूसरा बेसिस है कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, उसके हिसाब से हम डिवाइड करेंगे ऐसे। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दैट इज क्रिएटेड बाय द कंज्यूमर्स। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दैट इज क्रिएटेड बाय द प्रोड्यूसर्स। और इसके और डिविजन्स है स्ट्रक्चरल और बॉटलनेक इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, मॉनेटरी इन्फ्लेशन, फिस्कल इन्फ्लेशन, सेक्टोरल और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन, देन बिल्ट इन और वेज प्राइस स्पाइरल इन्फ्लेशन, देन कोर इन्फ्लेशन, एंड लास्टली हेडलाइन इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कॉज है when aggregate demand increases at a rate that is faster than aggregate supply, that is AD greater than AS. Key factors है increase in the money supply due to expansionary policy, expansionary monetary policy. दूसरा है increase in government expenditure. तीसरा है decrease in direct or indirect taxes. मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होंगे तो जो डिस्पोजेबल और इन हैंड इनकम है वो बढ़ेगा, और हाथ में ज्यादा पैसा है तो खर्च करने का ज्यादा मन करेगा, तो मतलब चीजों का डिमांड बढ़ रहा है, देन हैज द इन्फ्लेशन। देन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस, दैट इम्प्लाइज मोर स्पेंडिंग, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड, देन इंटरेस्ट रेट डिक्रीज, चीप क्रेडिट। दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसका कॉज है इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, दैट इम्प्लाइज फर्म्स रेज द प्राइसेस। इसके की फैक्टर्स है increase in raw material prices, specifically oil, metals and fertilizers. दूसरा है increase in wages, इसका cause है labor unions pressure. तीसरा है increase in energy cost. Fourth is supply chain disruption due to any war, natural calamity, pandemic, band, strike, etc. And then is increase in indirect taxes. And lastly, depreciation of currency. और करेंसी बिकमिंग वीकर, कॉस्टलियर इंपोर्ट्स। ओके, अब एक जाते जाते एक चीज देखते जाओ। तृप्ति, इसको रीड कीजिए यहाँ से। What was the oil shock of the 1970s? October 1973 to January 1974. The embargo seized US oil imports from the participating OAPEC nations and began a series of production cuts that altered the world price of oil. These cuts nearly quadrupled the price of oil from $2.90 barrel before the embargo to $11.65
a barrel in January 1974. बैरल क्या होता है? सर ड्रम, वो मतलब ब्लू किसका ड्रम जो यूनिट है वो? मनी का यूनिट है या वॉल्यूम ऑयल, का यूनिट है? क्रूड ऑयल का। वॉल्यूम। वो वॉल्यूम का यूनिट वॉल्यूम। है। तो उसमें 2 रुपए 90 पैसा पर डॉलर बैरल का प्राइस का उतना था, उससे बढ़ करके 11 बैरल वगैरह कुछ हो गया, तो इसको इलेक्ट्रिक मतलब ऑयल शॉक बोला जाता है। एक तो एक पॉपुलर टर्म है। तो एग्जांपल में आप लिख लो 1970s ऑयल शॉक, उसी में ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का ही एक एग्जाम्पल करके लिख लो, 1970s ऑयल शॉक। तो ऑयल है ना, तो रॉ मटेरियल है, इसका प्राइस अचानक से बढ़ गया जिसके सर कारण से बट फिर ये वो नहीं, ये प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन है, जिसमें जो ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो क्या करती है कि अपना सप्लाई कट करती है जानबूझ के, कि मार्केट में वो क्रिएट करे, पैनिक क्रिएट करे, और फिर जब प्राइस बढ़ जाता है तभी सप्लाई छोड़ देते हैं। ये कॉस्ट पुश कैसे हुआ? ये ग्लोबल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है ये। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे नहीं होगा? प्रोडक्शन इसमें ऑयल का प्राइस आपका बढ़ा है नहीं बढ़ा? बढ़ा, बट रॉ मटेरियल का प्राइस तो नहीं बढ़ा ना, वो जानबूझ के मतलब फिर उसको होल्ड करके रखते हैं। वेट, गौतम पढ़िए इसको, इसको पढ़िए। 1970s oil shock oil shocks are a prime example of a cost plus inflation, where a dramatic increase in the price of oil, uh, de- driven by OPEC's actions in the 1973 and 1979 oil crisis, led to higher production and transportation costs across the economy, forcing businesses to raise prices and resulting in widespread inflation and economic stagnation. अच्छा। सो दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ योर ऑयल शॉक, मतलब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसको ग्लोबल कॉस्ट पुश। ओके, टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes एंड देन वी विल स्टार्ट ज्योग्राफी।